स्प्लिट हो जाएगा ये लेक्चर, तो 11th है तो इसको 11A 11B करके अपलोड कर दूंगा मैं। So you can write consider an infinitely long. सर इसकी हेडिंग क्या थी? क्या बोला सिमरत? सर इसकी हेडिंग क्या थी? की आवाज नहीं आ रही मेरे तक, 1 मिनट होल्ड करो जरा। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो? कट रही है आवाज। हाँ जी, सर वो टाइप। पूछ रही है इसकी हेडिंग क्या है? Okay, electric field intensity due to infinitely long wire, charged wire. Electric field intensity due to infinitely long charged wire. So you need consider an infinitely long charged wire having charge per unit length lambda, and its electric field intensity is to be calculated at a distance r from the wire. Electric field intensity is to be calculated at a distance r from the wire. ब्रैकेट में लिख लो, r should be very much less than l. The Gaussian surface will be a cylinder of radius r and the wire lies along the axis of cylinder. Gaussian surface will be a cylinder of radius r with wire lying along the axis of cylinder. If cylinder is of length L, ये स्टेप सबको क्लियर? चार्ज इनसाइड सिलेंडर इज लैम्डा एल. Closed surface has 3 parts: top surface, curved surface, and bottom surface. For top and bottom surface, E and DS are perpendicular.
This should be equals to for top and bottom surface 0. 0. 0. 1 and 2. सर जो हमें वो एरिया लेना होता है डीएस वो हमेशा आउटसाइड ऑफ द सर्विस लेना है मतलब उसके आउटवर्ड्स perpendicular। लेना है, बाय कन्वेंशन आउटवर्ड्स लेना है। एरिया की दो डायरेक्शंस होती हैं, इनवर्ड आउटवर्ड कोई भी, पर इस चैप्टर में आउटवर्ड ही लेना है। ओके देखो ये डेरिवेशन आ गई सबको समझ। Next to write then electric field intensity for infinitely large sheet. Electric field intensity for infinitely large sheet. Electric field intensity for infinitely large sheet. Again, infinitely large का मतलब it's large as compared to the point where distance of the point where electric field intensity is to be calculated. कि मैं अगर इसको लेता हूँ तो you can assume this sheet to be infinitely large. अगर इसका जो size है that is large as compared to the distance where field intensity is to be calculated. तो ये 2D surface है तो instead of charge per unit length you have to take सिग्मा चार्ज पर चार्ज यूनिट पर यूनिट एरिया। एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया लेके सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास एक शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी मान लो, मान लो ऐसे एक शीट है, इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया जो है दैट इज सिग्मा। हमने बताना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट अ डिस्टेंस एंड दिस शीट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इसे अब मतलब ऐसे बनाने का मतलब है इट्स परपेंडिकुलर। अब सिंपल मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था कि ये शीट है इंस्टेड ऑफ वायर और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। जो हमने गॉसियन सरफेस लेना है दैट विल बी अ सिलेंडर पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस शीट, मतलब ऐसे। सो दैट विल बी द गॉसियन सरफेस कि इसके बीच में से ऐसे सिलेंडर पास कर रहा है, दैट इज गॉसियन सरफेस। कि अगर ये शीट है तो गॉसियन सरफेस विल बी अ सिलेंडर। सर क्यूबॉइड क्यों नहीं ले सकते? इंटीग्रेशन मुश्किल होगी क्यूबॉइड के साथ, आपको अभी पता चलेगा इसमें आसान क्यों होगी, बिकॉज सब कुछ कैंसिल ही हो जाएगा। हमें सिंपलेस्ट लेना है ना, ओके मुश्किल तो आप कुछ भी ले सकते हो। आप इसमें स्फीयर लोगे तो वो इंटीग्रेशन ही मुश्किल होनी है लेने को, तो मैं इसमें भी स्फीयर ले सकता था। नहीं तो ये सर हमारा गॉसियन सरफेस। बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था जो रूल्स लिखाए हैं वो गॉस ने नहीं थे, गॉस ने तो जनरल लॉ दिया था। हमने वो अपनी तरफ से लिखे हैं ताकि वो हमें पता चले कि इसको यूज कैसे करना इजीली।
गॉस ने ऐसा नहीं कहा था कि सिमेट्री को ही फॉलो करना है। उसके हिसाब से अगर शीट है तो मैं इसमें भी स्फीयर लेके कर सकता हूँ, इसमें मैं सिलेंडर ले सकता हूँ, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी लूं, आंसर तो सेम ही आ जाएगा। बट हमें जो मैथ्स चाहिए उस लेवल का, वो 12th में नहीं सिखाते। तो मैंने अगर यहाँ पे स्मॉल एरिया लिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल, 0. सिमिलरली इधर भी। पर अगर मैंने कर्व्ड सरफेस लिया तो E और ds, यहाँ पे Perpendicular. टेस्ट चार्ज रखा दो, Right. मतलब कर्व्ड सरफेस के लिए E डॉट ds 0 और टॉप एंड बॉटम के लिए सेम। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इस सिलेंडर में कितना चार्ज होगा? Sigma into pi r square. सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S लेता हूं तो आई कैन से सिग्मा S, वेयर S इज पाई आर स्क्वायर। लिख सकता हूं ना सिग्मा S। Yes, sir. Gauss law is फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। Yes. कर्व्ड सरफेस के लिए 0, तो सिर्फ टॉप एंड बॉटम के लिए ही निकालना है। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, लिखेंगे तो वो कर्व्ड को भी पहले लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी E डॉट ds की? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज S, बिकॉज ये एरिया S ही होगा। तो Yes. 2es इज इक्वल टू E कितना आ गया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर इट इज टू बी कैलकुलेटेड इफ शीट कैन बी assumed टू बी इनफाइनाइटली लार्ज। कि अगर आप शीट को इनफाइनाइटली लार्ज मान लेते हो तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो सेम ही आ रही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूं तो सिंपल ऐसे बन जाना था। क्लियर है? अब इसमें जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। रिजल्ट देख लो, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास मान लो ऐसे दो शीट्स हैं इनफाइनाइटली लार्ज, एक पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? Sir, left. जीरो होगा, Left. जीरो लेफ्ट होगा, साइड में होगा, बिकॉज जीरो इलेक्ट्रिक हो फील्ड जाएगा। डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, और कितना सिग्मा बाय 2 नेगेटिव चार्ज एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज जीरो। सिमिलरली इधर भी जीरो ही आता, Yes. बिकॉज पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। पर अगर बीच में निकालू मैं यहाँ पे, यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? वो राइट साइड, Sigma. राइट साइड होगा, Sigma by epsilon सिग्मा naught. बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं हम? दो infinitely large sheets separated by a small distance. This is known as system of two equal and opposite sheets separated by a small distance. Dipole. Dipole तो system of equal and opposite charges होता था ना, point charges। ये तो sheet है। इसका यूज कहाँ करते हो आप? इसका कहाँ यूज करते हो? ये बेसिकली शो हो रहा है
कि there is electric field only between the plates. पॉजिटिव और नेगेटिव शीट इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों तरफ जीरो है, बाहर सिर्फ अंदर अंदर फील्ड है. एंड एनर्जी जो स्टोर्ड होगी दैट विल बी बिटवीन द प्लेट्स ओनली. अच्छा, एनर्जी स्टोर होगी क्यों? मेरे को अगर ऐसा सिस्टम बनाना है कि एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो कैसे बना सकता हूँ? दोनों शीट को रब करके. दोनों शीट को रब करके. अच्छा, मेटल ऐसे चार्ज हो जाएगा, दो आइडेंटिकल मेटल्स उनको रब करके चार्ज कर लोगे? नहीं, इस मेटल के रेस्पॉन्स करना. अगर हम किसी मेथड से एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर करें तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, जिसने लूज किया उस पे पॉजिटिव आता जाएगा. मैं अगर इसके क्रॉस बैटरी लगा देता तो यही होता, चार्ज हो जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो work is done to charge and that work done will be stored in the form of energy and that energy is stored between the two plates. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ऐसे केसेस में वो कांस्टेंट होती है. इस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है और जिसकी एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है. एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में वॉल्यूम को कम करूं तो एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अगर ये मैं किसी तरीके से दोनों प्लेट्स को पास ले आया, एनर्जी बढ़ी या एनर्जी कम हो गई? बढ़ेगी. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बड़े. यार, मान लो पहले वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था तो एनर्जी थी 10 इंटू एनर्जी डेंसिटी. अगर वॉल्यूम 6 रह गया तो 6 इंटू एनर्जी डेंसिटी. जितने छोटे वॉल्यूम में वो होगी उतनी कम एनर्जी स्टोर होगी ना, बिकॉज मैं कह रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है. हम बाद में जाके उसको प्रूफ भी कर देंगे. पर इसको कहते क्या हो, इसको कहाँ यूज करते हो आप? सुबह से अब तक फिजिक्स को कहाँ यूज किया आपने? सर हर जगह. किस डिवाइस में? सबसे ज्यादा कौन सी डिवाइस यूज की है सुबह से? फैन. क्या यूज किया? लाइट, ट्यूबलाइट. लाइट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो तो कुछ और है. दैट्स अबाउट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू ग्राउंड स्टेट, एनर्जी इज एमिटेड. कंप्यूटर. मोबाइल. आप सबके पास मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन है. मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप में से कोई बटन वाला फोन यूज नहीं कर रहा. वैसे तो बटन वाला भी इसी पे बेस्ड होता. जब आप टच करते हो तो होता क्या बेसिकली स्क्रीन को? सर फिंगर से कोई टाइप का वो चार्ज निकलता. फिंगर से Static चार्ज charge. निकलता है मतलब मेरी बॉडी से चार्ज निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे. मतलब मैं अगर टाइप ज्यादा देर करूंगा तो मेरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. सर जहाँ पे सर टच करते हैं वहाँ पे सर दोनों. ये क्या हो रहा है? मतलब ये कैसे लिखा जा रहा है? ये टच सिस्टम्स होते क्या हैं? सर टच स्क्रीन भी दो तरह की होती हैं. और ये ऐसे कैसे क्या? सर जब इनके बीच में सर डिस्टेंस कम होता है सर स्क्रीन दो उसके बीच में तो सर एनर्जी चेंज होती जब है. आप प्रेस करते हो तो इसके नीचे कैपेसिटर लगे होते हैं. बिकॉज मोस्टली अब आपके नए फोन ही होंगे, किसी के पास बहुत ज्यादा पुराना फोन नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली. आपने पिछले 6-7 साल में अगर स्मार्टफोन खरीदा है, 6-7 ईयर्स कह रहा हूं मैं, मतलब उससे पहले रेजिस्टिव टच आती थी. आजकल जो आपकी टच है दैट इज कैपेसिटिव टच. और ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये कैपेसिटर है बेसिकली एंड इट्स अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज और एनर्जी. तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है. तो जब आप प्रेस करते हो तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स में डिस्टेंस वेरी करते हो, दैट रिलीज द एनर्जी एंड उसके कारण ये सिस्टम चलना शुरू होते हैं.
So that's one way. अभी हम बहुत हाई एंड प्रोसेसर्स नहीं लगा पाते मोबाइल्स में, रीजन बीइंग जैसे लैपटॉप में जो प्रोसेसर लगे हैं दे आर वेरी हाई एंड, से 11th जनरेशन i7, उसको मोबाइल सर में नहीं उन- लगाते उतनी प्रोसेसिंग स्पीड सर बिकॉज उनके साइज बहुत बड़े होते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर्स के कंपेयरिंग टू मोबाइल। अच्छा लैपटॉप का साइज प्रोसेसर के कारण बड़ा होता है या किसी और रीजन से बड़ा होता है? तो सर उसमें फैंस होते हैं उस करके भी बड़ा होता है। क्या होते हैं? लैपटॉप में फैंस होते हैं सर, जो कूलिंग हाँ फैंस। ये फैन क्यों चाहिए होता है? व्हाई यू नीड फैन? सर क्योंकि हीट के कारण गर्म हो जाता है सब लो हो प्रोसेसर जाती ज्यादा lag प्रोलॉन्ग करता है। एडिटिंग वगैरह के साथ। हीट जनरेट होती है तो उसको ठंडा करना पड़ता है। एक प्रोसेसर फैन होता है, एक सीपीयू फैन होता है, दो फैन लगे होते हैं, एक प्रोसेसर के ऊपर होता है, एक सीपीयू के मतलब और एक एक जीपीयू के पूरे पास अलग से वो भी फैन होता है। ग्राफिक। अच्छा फैन चाहिए क्यों? हीट क्यों जनरेट हो रही है? हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों हुई? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हाई वोल्टेज को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कह देते हैं 1, लो वोल्टेज को 0। पॉजिटिव लॉजिक 1 एंड 0 की फॉर्म में सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, बिकॉज Yes. बाइनरी विच इज यूज्ड, बाइनरी एनालॉग नहीं यूज हो रहा। लैंग्वेज यूज की 1 का मतलब होता है हाई वैल्यू, 0 का मतलब होता है लो वैल्यू। आगे जाके आप इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखोगे अगर मैथ आपने कंप्यूटर्स में पहले नहीं सीखी तो। अच्छा 1 एंड 0 की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो हम 1 0 की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं ताकि हीट जनरेट ना हो। ऐसा कुछ और पढ़ाओ 1 0 की जगह जो यूज हो पर करंट फ्लो ना करे। करंट फ्लो नहीं करेगी, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, हीट भी जनरेट नहीं होगी। Spin of electron, half minus half. Half minus half can also be used to transfer data. कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है तो इट मींस वन थिंग, माइनस हाफ है तो इट मींस अनदर थिंग। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को यूज करके भी हम कंप्यूटर बना सकते हैं। दे विल बी रेफर्ड एज स्पिनट्रॉनिक्स कंप्यूटर। सो उनको हम स्पिनट्रॉनिक्स कहते हैं। स्पिनट्रॉनिक्स आर यू कैन से इट्स अ प्रोटोटाइप डिजाइन बाय आईबीएम। आईबीएम ने सबसे पहले बनाया था स्पिनट्रॉनिक कंप्यूटर। कमर्शियली नॉट अवेलेबल, मार्केट में नहीं मिलता अभी, बट यू विल सी कि जब मार्केट में स्पिनट्रॉनिक्स कंप्यूटर आ जाएंगे यू विल नॉट नीड अ सीपीयू फैन। और फिर लैपटॉप के जैसे प्रोसेसर्स हाई एंड आपके मोबाइल्स में भी लग जाएंगे, बिकॉज फिर बेसिकली मदरबोर्ड तो वही है, प्रोसेसर भी लग सकता है, सब लग सकता है। सिर्फ फैंस के कारण एक तो पावर कंजम्पशन बढ़ती है, बिकॉज फैन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, उसकी अपनी पावर होगी। अगर मैं किसी तरीके से फैन लगा भी दूं तो आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी द डे यू विल हैव the mobiles and the laptops based on spin of electrons. It's a field which is emerging in a sense कि अगर आपको रिसर्च करनी है और आपको इस फील्ड में पैसे कमाने हैं तो दिस इज वन फील्ड जिसमें पैसे मिलते हैं। कि अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं इनको बेसिकली, अगर आप क्वांटम कंप्यूटेशन पे रिसर्च करनी चाहते हो और यूज कर सकते हो आप क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूला कंप्यूटर डिजाइन करने में। मतलब सबसे हाईली पेड लोग होते हैं जिनको क्वांटम मैकेनिक्स सबसे अच्छे से आती है, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। और आपको क्या लगता है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छी आती है वो उनको सैलरी मिलती है मतलब समटाइम्स से मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ। तो ऐसी कौन सी जॉब करते हैं वो जो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर देने शुरू कर देते हैं? सर सन में तो साइंटिस्ट की सैलरी है जो है वो है सबको, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सरकारी जॉब। अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रहा खराब होती है, बट इट्स अ काइंड ऑफ सबकी सेम। जो एक लेवल के साइंटिस्ट हैं सबकी सेम। क्वांटम मैकेनिक्स इनकी अच्छी है, वो कहाँ आप जगह भी नहीं सोच सकते जहाँ पे वो नौकरी करते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में यूजिंग द फिजिक्स फॉर्मूला दे प्रिडिक्ट द शेयर प्राइजेस आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर इस कंपनी के शेयर प्राइजेस का रेट क्या होने वाला है यूजिंग द फिजिक्स कंसेप्ट्स। और नॉर्मली ठीक प्रिडिक्शन कर पाते हैं विद अ स्मॉल एरर, तो इसलिए उनको सैलरीज मिलती है। बिकॉज बड़े बड़े बिजनेसमैन हायर करते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इसका शेयर आज से 3 साल बाद किस प्राइस पे होने वाला है, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं।
हाउ दे डू इट आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता कि वो किस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, हाउ दे सी द फ्यूचर। अब जैसे कोविड आया तो ये नॉर्मली मतलब एक अलग सिचुएशन आ गई जिसको मे बी शायद उन्होंने भी अकाउंट फॉर नहीं किया होगा, बट नॉर्मल डेज में दे कैन प्रिडिक्ट। सर मैथ्स यूज नहीं होती मतलब ऐसे मतलब इन केसेस में अगर प्रेडिक्ट करना है कुछ तो मतलब मैथ्स तो हर जगह चाहिए, मैथ्स इज कॉल्ड जीरो साइंस। जीरो साइंस का मतलब होता है कि फिजिक्स को हम कहते हैं फर्स्ट साइंस, केमिस्ट्री इज सेकंड साइंस, बायो इज थर्ड साइंस। जीरो साइंस का मतलब है कि अगर आपने मैथ्स पढ़ना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं आती तो चलेगा। मैथ्स में इसमें किसी की जरूरत नहीं है, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना बायो की। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स प्रॉपरली आपको मैथ्स आना चाहिए। केमिस्ट्री बायो नहीं आती तो चल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स और मैथ्स दोनों आनी चाहिए, बायो के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों अच्छे आने चाहिए। तो उस वे में हम अलाइन करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को न्यूरोसर्जरी के बाद सबसे टफ समझा जाता है कि न्यूरोसर्जरी को हम मानते हैं, अगर हम डिफिकल्टी रैंकिंग करें कि न्यूरोसर्जरी इज द टफेस्ट थिंग, और टफेस्ट उसके डिफरेंट रीजन है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप गलती करोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, न्यूरोसर्जन गलती करेगा तो कोई आप किसी को टपका दोगे। तो इसलिए न्यूरोसर्जरी को टफ गिना जाता है कि एरर के चांसेस दे आर वेरी स्मॉल, कि आप एरर करोगे तो आप कभी भी अच्छे न्यूरोसर्जन तो नहीं बन सकते। बाकी मतलब नॉर्मल जो फिजिशियंस होते हैं उनकी छोटी मोटी गलती से कोई मरेगा नहीं, बट वहां तो मर जाएगा या पैरालाइज हो जाएगा या कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए न्यूरोसर्जरी को गिना जाता है वर्ल्ड में कि टफेस्ट है। एनीवेज, शीट का कंसेप्ट समझ आया कि शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यों, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज हमारा कैपेसिटेंस एक अलग से चैप्टर है विच विल टेक अराउंड 7 to 8 days, जिसमें हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं सारे को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर कैसे होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे। जैसे आपने न्यूमेरिकल 9th-10th में किए होंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, वैसे हम कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल करेंगे। तो इट्स अ बिग चैप्टर कैपेसिटेंस अलग से। पहले डेरिवेशन देखो, ये समझ में आई कैसे की है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले, नहीं तो इसको लिखते हैं पहले। ये समझ आई है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें कि हमने इनफाइनाइटली लार्ज शीट ली। अगेन इनफाइनाइट का मतलब यही है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ द शीट। गॉसियन सरफेस हमने लिया सिलेंडर पासिंग परपेंडिकुलर टू द शीट। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस या चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इज चार्ज डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिग्मा इनटू एस। टॉप एंड बॉटम सरफेस के लिए ई और डी एस पैरेलल थे, कर्व्ड सरफेस के लिए ई और डी एस परपेंडिकुलर थे। तो जहां पे परपेंडिकुलर है ई डॉट डी एस की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जहां पे पैरेलल है वहां पे वो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस और ई की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है ये सारा? किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। ये रिजल्ट काफी यूज होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में आए ना आए, इट्स इन द सिलेबस, बट ये रिजल्ट काफी जगह कैपेसिटर में यूज होगा। सो यू कैन राइट देन, डायग्राम बना लो ये और लिखो इसको फिर। कंसिडर an infinitely large sheet. Consider an infinitely large sheet having charge per unit length, charge per unit area sigma, having charge per unit area sigma, which is assumed to be constant. Which is assumed to be constant. Electric field intensity is calculated at a perpendicular distance, small perpendicular distance from this sheet. Small perpendicular distance from this sheet.
We assume Gaussian surface to be. We assume Gaussian surface to be a cylinder of cross-sectional area S passing perpendicular through the plane of the sheet. क्रॉस सेक्शन के बाद क्या बोला था? Cross-sectional area S passing perpendicular through plane of the sheet. सर आपने भी assume Gaussian surface के बाद क्या बोला था? Gaussian surface to be a cylinder of cross-sectional area S passing perpendicular to the plane of the sheet. Passing perpendicular to the plane of the sheet. Charge inside the Gaussian surface. Q enclosed is sigma S. Curved surface के लिए E dot ds 0. साथ में ग्राफ बना सकते हो. देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो.
सो HC के कल तक 10 दिए थे, सो फर्स्ट 15 ट्राई करके देख लो फिर। HC के फर्स्ट 15 और कल डाउट्स करेंगे। कल से अब गॉस के न्यूमेरिकल करेंगे तो एटलीस्ट गॉस के फॉर्मूला आपको सारे याद हो। 4 एप्लीकेशंस की हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। उसको कैसे फिर अप्लाई करना है फॉर्मूलाज में, कल वो सीखेंगे। आज वाले में है कुछ पूछने वाला? सर पूछो। सर वैसे पूछना है, टाइम मशीन बन सकती है? बन सकती है। अब मतलब फिजिक्स में इम्पॉसिबल तो हम किसी चीज को नहीं कहते ना, बन तो सकती है। कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, दैट इज ऑलवेज। आपकी क्लास खत्म होने पे लाइट गई, आई सपोज नेट भी बंद हो गया। कैन यू हियर मी?